Hello students, I am back with the new topic artificial selection. इस टॉपिक को तैयार करने में मैंने बड़ी मेहनत करी है क्योंकि इसको मैंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। साथ ही साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी ऐड करी है ताकि आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे। तो मैंने इसको ब्यूटीफुली डिजाइन किया है टॉपिक को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भी जो कोई भी स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन है वो हिट्रोजीनस होती है, यानी कि उसके अंदर वेरिएबिलिटी होती है। तो इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी का ह्यूमन बीइंग ने एडवांटेज लिया। उसने उस वेरिएबिलिटी में से कुछ बेस्ट इंडिविजुअल्स को चुना विद बेस्ट करेक्टर्स और फिर उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग के थ्रू एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया विच वाज द बेस्ट। So the process of selecting genetically improved domestic plants and animals by human being and breed them to produce offspring is known as artificial selection. Okay. जो भी उसने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, जो भी नया ऑफस्प्रिंग आया, इट वाज विद इम्प्रूव्ड करेक्टर्स। तो हम दोबारा से इस डेफिनेशन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग जेनेटिकली इम्प्रूव डोमेस्टिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया विच आर जेनेटिकली इम्प्रूव्ड और फिर उनकी आपस में ब्रीडिंग कराकर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द इम्प्रूव्ड करेक्टर्स। तो हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में आप देखोगे फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको बता रखा है कि हमने एक मेल ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया विद द डिजायर्ड करेक्टर्स। जो करेक्टर हमें चाहिए थे हमने ऐसा मेल एंड फीमेल सिलेक्ट किया, इंटरब्रीडिंग कराई। उस इंटरब्रीडिंग की प्रोसेस को कई जनरेशन तक रिपीट किया गया and then we get a new breed or variety with the desired characters। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया ब्रीड एंड वेराइटी। ब्रीड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए एंड वेराइटी यूज करते हैं हम प्लांट्स के लिए। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। काउज में आर्टिफिशियल सिलेक्शन सबसे पॉपुलर है टू इंक्रीज मिल्क यील्ड। तो हमारे पास हम गाय मिल्क तो देती है, लेकिन उसकी मिल्क प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए ताकि फार्मर को बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट हो सके। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साहिवाल फीमेल को ली। साहिवाल इज द इंडिजिनस काउ विद द हाई मिल्क यील्ड कैपेसिटी। साथ ही उन्होंने एक बुल यानी कि मेल काउ को लिया, होल्स्टीन फ्रीजियन एचएफ, जो कि एक एग्जॉटिक ब्रीड थी। हाई मिल्क इसकी जो काउ होती है दैट वाज द हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग। इन दोनों का हमने क्रॉस ब्रीड किया फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हमारे पास जो काफ आया दैट वाज द क्रॉस ब्रीड। उसमें से हमने फीमेल ऑफस्प्रिंग को विद द हाईएस्ट मिल्क यील्ड के साथ हमने जो फीमेल आई उस काफ की उसको सिलेक्ट किया, उसको एचएफ बुल या साहिवाल बुल के साथ फिर से इंटरब्रीड कराया और इस तरह की प्रोसेस को सेवरल जनरेशन तक यानी कि कई जनरेशन तक उन्होंने रिपीट किया। तो अल्टीमेटली उनके पास एक ऐसी क्रॉस ब्रीड डेयरी काउ आई विच इज हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग। अब आप देखोगे कंपैरिजन दिखा रखा है कि जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो एक दिन में 6 से 10 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, वेयर एज जो हमारे पास ये क्रॉस ब्रीड कराने से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू क्रॉस ब्रीड काऊ आई, उसकी मिल्क प्रोडक्शन देखो 15 से 30 लीटर पर डे। तो कितना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हुआ। साथ ही साथ जो ये क्रॉस ब्रीड काऊ आई, इट हैज बेटर एडेप्टेबिलिटी फॉर हीट टॉलरेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी और हीट भी टॉलरेट करने की इसके अंदर कैपेसिटी इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू द इंडिजिनस ब्रीड्स। अब इस एग्जाम्पल को फोटोग्राफ के थ्रू कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि भी यहाँ पर ब्रीड्स दिखाने की कोशिश की गई है कि एचएफ कैसा होता है और साहिवाल कैसा होता है। तो जो ये ब्लैक के साथ व्हाइट पैचेस में जो काव है दैट वाज द होल्स्टीन फ्रीजियन और पीछे जो ब्राउन कोट कलर के हैं दैट वाज द साहिवाल। जब इस तरह की दो ब्रीड्स का आपस में इंटरब्रीड कराया गया तो हमारे पास जो क्रॉस ब्रीड काउ आई उसके पास ट्रेट देखो कि काउ का कलर देखो, साहिवाल से उसको मिला ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर इज ड्यू टू साहिवाल और जो व्हाइट पैचेस है इट इज ड्यू टू एचएफ होल्स्टीन फ्रीजियन। ये काउ एक ऐसी क्रॉस ब्रीड काउ प्रोड्यूस होगी जिसका मिल्क प्रोडक्शन
इन इंडिजिनस काउस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था, साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंट हो गई और हीट टॉलरेंस भी इनके पास अच्छी आ गई। तो आपने देखा कैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा पिजन्स का। तो जो पिजन है, रॉक पिजन यूज किया गया, दैट वाज द कोलम्बो लिविया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ पिजन प्रोड्यूस की गई फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड्स सच एज साइज, कलर, बॉडी शेप, फेदर टाइप, फ्लाइंग एबिलिटी एंड पर्पस। आप देखोगे कि नीचे फोटोग्राफ्स में डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ पिजन दिखाई गई हैं। आप उनको देखो कि उनकी बीक में भी फर्क है, उनके बॉडी साइज में, कलर में, फेदर टाइप में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने में आ रहा है। और बॉडी साइज देखो सबका कितना डिफरेंट है, फेदर के पैटर्न देखो कितना डिफरेंट है। तो डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ पिजन प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट भी इसी तरह की डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है फोटोग्राफ के थ्रू। सेंटर में आप देखोगे रॉक पिजन बैठा है और उस रॉक पिजन से 4 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ पिजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप देखोगे कि उनके फेदर पैटर्न, उनके बॉडी साइज में कितना डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू द रॉक पिजन। आई थिंक आपको बेटर लग रहा होगा कि भी हमने ये डायग्राम के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जाम्पल है फाउल। तो इसके लिए जंगली फाउल गैलस गैलस की आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वही मेल एंड फीमेल के थ्रू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ फाउल्स को प्रोड्यूस किया गया, रेंजिंग फ्रॉम कमर्शियल कॉक्स टू ब्रॉयलर्स एंड लेयरर्स। अब ये देखो सबसे पहले वाला जो कॉक दिखाया हुआ है दैट वाज द जंगली फाउल। इस जंगली फाउल से डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ फाउल्स प्रोड्यूस हुई। आप फर्स्ट देखोगे ब्रॉयलर ब्रीड। ब्रॉयलर जब भी वर्ड आ जाए पोल्ट्री के लिए दैट वाज फॉर द मीट पर्पस। सेकेंड वन इज द लेयरर ब्रीड। लेयरर जब भी वर्ड आ जाए तो इट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर द एग प्रोडक्शन। और आपने देखा होगा कि कमर्शियल कॉक फॉर द ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं मेनली इसको। तो डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ फाउल प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी चिकन की ब्रीड्स दिखाई गई हैं। फर्स्ट अगर आप देखो तो दैट वाज फॉर द एग्स, यानी कि दीज आर लेयरर्स। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे फॉर मीट, यानी कि दीज आर फॉर द ब्रॉयलर्स। एंड थर्ड वन अगर आप फोटो देखोगे कि भी दीज आर डुअल पर्पस ब्रीड्स, यानी कि दे कैन बी यूज्ड बोथ फॉर द एग एंड फॉर द मीट पर्पस। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स की आई। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है डॉग्स का। हमने देखा होगा कि घरों में डॉग्स होते हैं, कोई तो बहुत बड़े साइज का होता है, कोई छोटे साइज का होता है। तो जो स्मॉल साइज है और बिग साइज ऐसे कैसे आ गई? तो इसके लिए भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू स्मॉल ब्रीड एंड बिग ब्रीड यूज की प्रोड्यूस की गई। तो पहले हम सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे स्मॉल ब्रीड यानी कि पोमेरेनियन डॉग का, विच इज ऑफ स्मॉल साइज। तो इसके लिए कैसे ये पोमेरेनियन ब्रीड आई? तो एंसेस्ट्रल डॉग लिया हमने, उसके जो करेक्टर सिलेक्ट किए, करेक्टर देखो, स्मॉल बॉडी साइज होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए। तो हमने मेल एंड फीमेल को इन करेक्टर्स के कंसीडर करते हुए हमने सिलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास पप्पी आ गई, ठीक है, इंटरब्रीडिंग कराई, पपीज आ गई। उन पपीज में से हमने बेस्ट मेल पपी एंड फीमेल पपी को सिलेक्ट करना है, ग्रो करना है, एंड देन उनकी इंटरब्रीडिंग करा के हमारे पास फिर से एक बेस्ट पपी आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमने मैनी जनरेशन तक रिपीट करना है और अल्टीमेटली हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल ब्रीड आ जाएगी, पोमेरेनियन ब्रीड। आप देख रहे हो नीचे फोटो बनी हुई है, कितना छोटा साइज का डॉग है। तो इसी तरह हमने बिग वैरायटी को, बिग ब्रीड को भी प्रोड्यूस किया, जैसे कि ग्रेट डेन। आपने देखा कि इस डॉग का साइज कितना लार्ज है। इसके लिए जो करेक्टर सिलेक्ट किए गए एंसेस्ट्रल डॉग में, पहले वाले के लिए आप देखोगे कि स्मॉल बॉडी साइज था। अब क्योंकि लार्ज साइज की ब्रीड प्रोड्यूस करनी है तो लार्ज बॉडी साइज होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ ओबीडियंट भी होना चाहिए। क्योंकि लार्ज साइज के डॉग को देखते ही ऐसी फीलिंग आती है कि एग्रेसिव होगा और हमें काट जाएगा, बट इसीलिए इसका ओबीडियंट होना बहुत जरूरी है। तो जो मेल एंड फीमेल सिलेक्ट किए गए, इन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए मेल एंड फीमेल को सिलेक्ट किया। अब क्योंकि पप्पी वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि जो डॉग्स के बच्चे होते हैं उन्हें पप्पी कहते हैं।
तो हमने पपीज आए, उनमें से बेस्ट मेल एंड फीमेल को सिलेक्ट किया, उससे इंटरब्रीडिंग कराने से फिर से जो पपी आए उसमें से बेटर चूज किया, और इस तरह की प्रोसेस को फिर से सेम वही मैनी जनरेशन तक रिपीट करने पर अल्टीमेटली हमारे पास वेरी लार्ज साइज की ब्रीड आ गई, ग्रेट डेन। दिख भी रहा है आपको फोटो में कि भी कितना बड़ा डॉग है। इस नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स दिखाए गए हैं। पहले पोमेरेनियन है, ग्रेट डेन है, और यहाँ पर देखोगे कि कितने सारी तरह के डॉग ब्रीड्स हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया, जो मेन क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या है? साइज देखना चाहिए डॉग का, आप स्मॉल साइज का लेना है कि लार्ज साइज की ब्रीड प्रोड्यूस करनी है, तो अकॉर्डिंगली साइज देखना पड़ेगा। सेकंड, उसका बिहेवियर, मतलब एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, तो बिहेवियर भी देखना पड़ता है। फिर उसकी वर्किंग एबिलिटीज की भी, अगर वो क्योंकि डोमेस्टिक डॉग होएगा तो उसकी वर्किंग एबिलिटीज क्या है, घर में रहेगा तो क्या काम करेगा, मतलब एंटरटेनमेंट का काम क्या करेगा। Thus, artificial breeds has produced enormous variation in dogs from very small breed to very large breed. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कैट का। अब आप इधर देख रहे हो कि भी कैट कितनी सुंदर कैट है। दिस इज द पर्सियन कैट, बहुत सुंदर कैट है। तो इतनी सुंदर कैट को कैसे प्रोड्यूस किया गया? एक्चुअली में जो वाइल्ड कैट थी वो ऐसी नहीं थी, बट देखो हमने कितनी सुंदर कैट को ह्यूमन बीइंग ने थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोड्यूस किया। तो क्राइटेरिया क्या थे सिलेक्शन के? अपीयरेंस, कॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने इन दो क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए मेल एंड फीमेल को सिलेक्ट किया। पर्सियन कैट करनी है तो इसलिए मेल एंड फीमेल दोनों के लॉन्ग हेयर होने चाहिए, डेंस कोट होना चाहिए, एंड इट शुड बी हेल्दी। अब क्योंकि कैट के बच्चों को किटन कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास किटन आए एज एन ऑफस्प्रिंग। इस किटन में से जो बेस्ट किटन थी, जिसकी लॉन्ग एंड डेंस ईयर थे, उसको सिलेक्ट किया। तो बेस्ट मेल एंड फीमेल सिलेक्ट कर लिए, उनकी इंटरब्रीडिंग कराई गई। फिर से जो लॉन्ग हेयर, उनमें जो ऑफस्प्रिंग यानी कि किटन आए, उसमें से जिसके लॉन्ग हेयर थे उसको सिलेक्ट किया गया। और इस तरह से ये सिलेक्शन प्रोसीजर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहा, और अल्टीमेटली हमारे पास आ गई लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड विच इज द पर्सियन कैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास हॉर्सेस का। आजकल रेसिंग हॉर्सेस की ज्यादा डिमांड है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया उस बेसिस पर चेंज हो जाता है कि यहाँ पर हाई स्पीड हॉर्स चाहिए, उसकी रेसिंग एबिलिटी होना चाहिए, इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए एक मेल एंड फीमेल को सिलेक्ट किया गया। उसमें उससे जो यंग वन आया, उसके क्राइटेरिया जो सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया थे जो कंसीडर किए गए, इट शुड बी, जो यंग वन आया फास्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, उसका स्टेमिना गुड होना चाहिए। तो यंग ऑफस्प्रिंग्स में से फिर से हमने एक मेल एंड फीमेल को सिलेक्ट किया, उसकी इंटरब्रीडिंग कराई, उससे जो फास्टर ऑर्गेनिज्म आया, फिर से वही सेम प्रोसीजर को रिपीट किया गया, एंड इट इज रिपीटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आया दैट वाज द रेसिंग हॉर्स। अब कोई भी प्रोसेस होती है उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है, उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो यहाँ पर हमारी आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लिमिटेशंस कम है। तो इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय इंप्रूविंग डिजायर ट्रेड्स सच एज मिल्क, मीट, एग्स एंड वूल्स। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। इस जो हमने काऊ के केस में देखी भी थी कि भाई हाई मिल्क यील्डिंग काऊ प्रोड्यूस हुई। एग्स के केस में भी हमने देखी कि बेस्ट लेयर्स प्रोड्यूस हुए। तो सेकंड है इसका सिग्निफिकेंस, इट डेवलप्स हाई यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है, इट एनहांसेस डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि जल्दी जल्दी इन आर्टिफिशियली सिलेक्टेड सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, जल्दी जल्दी उसको डिजीज कैच नहीं करेगी। नेक्स्ट है, इट एनहांसेस एडेप्टेबिलिटी टू स्पेसिफिक एनवायरमेंट सच एज हीट और कोल्ड टॉलरेंस। हीट और कोल्ड एनवायरमेंट में वो अपने आप को अडाप्ट करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द फार्मर्स थ्रू हाई प्रोडक्शन एंड बेटर इनकम। इट सपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी।
तो इट प्रमोट साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट। तो दीज आर द सिग्निफिकेंसेज ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बट कोई भी प्रोसेस है उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो हियर आर टू लिमिटेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जो सिलेक्टिवली ब्रेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर ससेप्टेबल टू डिजीजेज और चेंजेस इन द एनवायरमेंट। दिस वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर द नेचुरल पॉपुलेशन। साथ ही साथ इंटरब्रीडिंग कराना भी एक प्रॉब्लम है। इसके लिए बहुत सारी चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। साथ ही साथ इसने एग्जाम्पल दिया है कि दिस रिजल्टेड इन ब्रीड्स दैट हैव हेल्थ इश्यूज लाइक डिक्रीज लाइफ स्पैन टू हिप डिप्सलेसिया। अब हमने टू टाइप्स की सिलेक्शन पढ़ी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन हमने पढ़ी थी डार्विनिज्म में एंड नियो डार्विनिज्म में। तो अब हम दोनों टाइप्स की सिलेक्शन को आपस में कंपेयर करेंगे। जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, नेमिंग भी कर रहा है कि इट इज द मैन मेड सिलेक्शन, वेयर एज नेचुरल इज द सिलेक्शन थ्रू नेचर। सेकेंड क्या है कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में होता है कि हम इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म रखेंगे अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस रखेंगे, यानी कि हम वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कंडीशंस है वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी। तो इट ऑपरेट्स इन द डोमेस्टिक पॉपुलेशन, वेयर है जो नेचुरल सिलेक्शन इट ऑपरेट्स इन द नेचुरल पॉपुलेशन। जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन इट इज द फास्टर प्रोसेस, वेयर एज नेचुरल सिलेक्शन इज द स्लोअर प्रोसेस। आर्टिफिशियल सिलेक्शन गिव राइज टू इम्प्रूव्ड वेराइटी और ब्रीड्स different from the starting generation, whereas natural selection give rise to great biological diversity. So students, thank you for listening my lecture. I hope you will better understand my lecture through these flow diagrams and through the pictorial presentation. तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।